चलो नया टॉपिक से शुरू करेंगे अपन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जल्दी निकाल ले यार पेन वैन, तुम पेन सब निकाल के रखा करो, अभी मेरे आने के बाद पेन वैन मत ढूंढा करो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं MOT, एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड मोलिकन। Molecular orbital theory, MOT, which was proposed by Mulliken, MULLIKEN। ठीक है, अभी तक देखो जो भी अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे या लुईस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं या ऑक्टेट थ्योरी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, वो किसके बेसिस पे पढ़ते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, VBT के। ठीक है ना। तो अभी तक जितना भी केमिकल बॉन्डिंग तुमने पढ़ा 9th से लेके अभी तक केमिस्ट्री में जो भी बॉन्डिंग तुमने पढ़ी वो सब किसके बेसिस पे पढ़ी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे। अब जो नई थ्योरी आ रही है वो क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। VBT की जगह अब हो गई क्या? MOT। ठीक है। अब MOT, कोई भी नई थ्योरी की जरूरत कब पड़ती है? किसी भी नई थ्योरी की जरूरत कब पड़ती है? जब पुरानी हो जाए, पुरानी फेल हो जाए। ठीक है। अब देखो पुरानी फेल कैसे हुई, पहले मैं वो बता देता हूं, फिर नई थ्योरी उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाई उसकी बात करेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है सपोज। ठीक है। ऑक्सीजन का जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। क्यों बनाते हैं? हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,6। ठीक है। तो इसका SPDF कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। ठीक है। इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन बना है तो दिस वुड बी 1s2 2s2 और ये क्या हुआ? 2p4। बाहर वाली शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, जिसमें से 2 रह रहे हैं s में और वो पहले से ही क्या है? पेयर्ड है। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं p में, जिसमें से px वाला क्या है? ऑलरेडी पेयर्ड है। सिर्फ py और pz, या मैं कहूं कि 2 p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही सिर्फ कैसे हैं? अनपेयर्ड। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ कौन करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 2 तो लोन पेयर है, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो 2 तो मैंने क्या बना लिए? लोन पेयर। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? अनपेयर्ड। टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। यही सेम स्टोरी किसकी है? दूसरे ऑक्सीजन की। उसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे, जिसमें से 4 तो पेयर्ड है, तो लोन पेयर हो गए, और बाकी जो 2 अनपेयर्ड है उसको मैंने ऑपोजिट स्पिन में बना लिया, क्योंकि पेयरिंग हमेशा ऑपोजिट स्पिन में होती है। इसने इससे बॉन्ड बनाया और इसने क्या किया? इससे बॉन्ड बना लिया। तो ये दोनों तो हमारे पास क्या कहलाए? बॉन्ड पेयर। और ये चारों हमारे पास क्या कहलाए? लोन पेयर। सारे इलेक्ट्रॉन अब पेयर्ड हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब यहां से एक नई बात शुरू हुई कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखते हों? पेयर्ड। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं क्या? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। तो सबसे पहले मार्जिन के ऊपर क्या लिखना है? स्टार बना के, कि compounds which have all paired electrons,
compounds which have all paired electrons are called diamagnetic, and are not attracted in external magnetic fields, and are not attracted in external magnetic fields. अब देखो, हमने पहले भी बात की थी कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज, न सिर्फ इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज जो क्या करता हो, मूव करता हो, वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। क्या ये बात अपन कर चुके? कोई भी चार्ज जो मूव कर रहा हो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, और मैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो वो अपने आसपास एक क्या बना लेता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये चार्ज या इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा तो इसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और अगर इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगा दें तो उसमें अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम में दो चार्ज हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, और उनका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स बनेगी, लेकिन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर देगी, एक दूसरे को क्या कर देंगी, नलीफाई कर देंगी। और नलीफाई कर देंगी तो ऐसा सिस्टम जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, पेयर्ड, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे। यही रीजन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और इस ऑक्सीजन के जो दो अनपेयर्ड थे वो दूसरे ऑक्सीजन के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिर से क्या हो गए। तो इस सिस्टम में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेयर्ड है, और पेयर्ड है तो क्या कहलाएंगे, डायमैग्नेटिक सिस्टम कहलाएगा ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक अगर कहलाएगा तो क्या ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जहां हेडिंग डाली है उसके नीचे लिखना कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये जो स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं, ये लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, लुईस स्ट्रक्चर किस में होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शुड बी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल should be diamagnetic. According to valence bond theory, oxygen molecule should be diamagnetic because all the electrons are paired. All the electrons are paired, and this molecule should not be attracted, and this molecule should not be attracted in external magnetic field, should not be attracted in external magnetic field। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जो हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिख रहे हैं, पेयर्ड, इसलिए ये क्या है, डायमैग्नेटिक। और इसको किस में अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, लेकिन जब इनने ये प्रूव कर दिया तो किसी ने चेक नहीं किया कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतनी प्रूफ थी कि उसको 40-50 साल तक तो किसी ने चैलेंज किया ही नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को बता रही थी। उसने ये भी प्रूव कर दिया था कि मॉलिक्यूल्स बनने से एटम स्टेबल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट
कंप्लीट हो जाता है। इसलिए क्योंकि नोबल गैसेस का भी ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट, और वो क्या रहती हैं, स्टेबल। ठीक है, तो उसने ये प्रूव कर दिया और कई 90% मॉलिक्यूल्स को प्रूव कर दिया कि इनमें एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, स्टेबल। तो NaCl प्रूव कर दिया, MgCl2 प्रूव कर दिया, CO2 प्रूव कर दिया, सारे हाइड्रोकार्बन्स प्रूव कर दिए। ठीक है, उसमें कुछ एक्सेप्शन आए, जैसे अपन देख चुके हैं PCl5 में P के खुद के 5 और Cl5 Cl से उसने शेयर किया तो 10 हो गए, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। SF6 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, IF7 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, BCl3 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 उसने शेयर किए किससे, क्लोरीन के, क्लोरीन से हुए कितने, 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बाकी सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स की ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए उनको प्रूव कर दिया था। ठीक है, इसलिए किसी ने उस थ्योरी को चैलेंज नहीं किया। बहुत साल बाद मुलिकन साहब ने कहा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पॉलिंग ने दी थी, उसने बोला कि साहब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, डायमैग्नेटिक। क्योंकि उसकी थ्योरी के हिसाब से जो हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे दिखते हैं, पेयर्ड। लेकिन मुलिकन साहब भी अपने अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा मैं चेक करके तो देखूं कौन से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है और कौन से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो उनने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को किस में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और ये देखा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वीवीटी बताती है उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तब उनने कौन सी थ्योरी प्रपोज की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक दिखता है लेकिन एक्चुअली डायमैग्नेटिक होता नहीं है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जो चीजें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करती है उन चीजों को अपन क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो एक स्टेटमेंट ये भी लिख लो वहीं साइड में कि दोज सब्सटेंसेस which are attracted, those substances which are attracted in external magnetic fields, in external magnetic fields are called paramagnetic. Those substances which are attracted in external magnetic fields are called paramagnetic। और पैरामैग्नेटिक होने के लिए कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होने चाहिए कि अनपेयर्ड होना चाहिए, एक आध अनपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी की क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और वही फिर किससे अट्रैक्ट होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। सो दे शुड हैव एटलीस्ट, दे मतलब कौन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सो दे शुड हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए। बात आई समझ में? ठीक है, तो अब हमें प्रूव यह करना है कि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो कैसा बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तुम लोगों को लाइट है क्या 11th में फिजिक्स में? कभी इंटरफेरेंस पढ़ा तुमने? इंटरफेरेंस नहीं पढ़ा? पढ़ा है, क्या होता है कुछ थोड़ा बहुत बताओगे? मतलब तुम्हें अगर थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस मालूम होगा तो अपन उस तरीके से बात करेंगे, नहीं मालूम होगा तो फिर अपन दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चल पहले तो इसमें लिखो कि इन MOT इट इज अज्यूम्ड, in MOT it is assumed that electrons or orbitals containing electrons, it is assumed that electrons or orbitals containing electrons
behave as waves. Behave as waves. देखो जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल मानते हैं. जनरली क्या मानते हैं? पार्टिकल मानते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, बताओगे क्या? हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है? हाँ, अपन डुअल नेचर पढ़ते हैं कभी कि लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, ऐसा पढ़ते हैं ना. ऐसे दुनिया की हर चीज का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी. इलेक्ट्रॉन का अगर हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, तो ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने यह प्रूव किया होगा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, किसी ने यह प्रूव किया होगा कि इलेक्ट्रॉन वेव जैसा बिहेव करता है, तो फिर किसी ने प्रूव किया होगा कि भैया ना पार्टिकल जैसा ना वेव जैसा, दोनों जैसा बिहेव करता है, कभी पार्टिकल जैसा कभी वेव जैसा. तो कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बता सकते हो जिसमें किसी ने प्रूव किया हो कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा बिहेव करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना तुमने? अरे यार तुमने तो कुछ भी नहीं सुना है यार, ऐसा मत करो. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना है? क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अरे वो मॉडल बनाते हो ना तुम लोग साइंस में यार, वो बर्गलर अलार्म और ये और वो, एक सालों से 100 सालों से वही बना रहे हैं लोग, वो वर्किंग प्रोजेक्ट्स और ये सब बनाते हो ना मॉडल. उसमें वो चोरों का यंत्र बनाते हैं. तुम अभी नहीं बनाओगे, 11 में बनाओगे. ठीक है ना. वो लोग कहते हैं साहब, स्कूल में कहते हैं कि साइंस के लिए, साइंस के प्रति क्यूरियोसिटी जगाने के लिए वर्किंग मॉडल्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़े. उससे इंटरेस्ट बढ़ता है. 11th 12th में या इनफैक्ट कॉलेजेस में तो मैं देखता हूं यहां पे वर्किंग प्रोजेक्ट बनाने की, मॉडल्स बनाने की दुकानें खुल गई हैं. यहां 10 नंबर पे है, उससे बोलो यार ये बनाना है, वो वॉल्केनो बनाना है, तो वो वॉल्केनो बना के दे देता है. उससे स्टूडेंट को क्या फायदा हुआ? वो तो पिताजी कितने क्यूरियोसिटी उनमें कितनी है वो प्रूव करता है. स्टूडेंट में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है. पिताजी 500 रुपए दे सकते हैं तो ये प्रोजेक्ट, 1000 दे सकते हैं तो और बढ़िया प्रोजेक्ट, 2000 दे सकते हैं तो और शानदार प्रोजेक्ट. इसमें साइंस के प्रति क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट कहां डेवलप हुआ? एनीवे साहब, अब परंपराएं ये चली आ रही हैं, जब से चली आ रही हैं तो अपन कुछ नहीं कर सकते. मैं तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता हूं. एक होती है मेटल की प्लेट, और हम अब 1000 बार सुन चुके हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. वो आसानी से क्या दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन. ठीक है. यहां से हम एक लाइट का सोर्स देते हैं जो इस मेटल पे पड़ता है. ठीक है. लाइट आ रही है और यहां पे हम पॉजिटिव टर्मिनल लगा लेते हैं. ऐसा एक टर्मिनल जो कैसा चार्ज हो? पॉजिटिवली चार्ज हो. ठीक है. अब हम कहते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, और हम फोटॉन्स को क्या मानते हैं? पार्टिकल्स. ठीक है. ये फोटॉन्स जब इस मेटल की प्लेट पे आके टकराते हैं तो फोटॉन्स में कुछ क्या होती है? एनर्जी होती है. तुमने मार्बल्स खेले कभी? क्या बोलते हैं उसको? कंचे है. उसमें क्या होता है? आपने मारा तो जो सामने वाला था वो आगे बढ़ गया और जिससे मारा था वो वहीं रह गया. ये किसका एग्जाम्पल है? ये पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर का एग्जाम्पल है. कि यहां पे एक मार्बल रखा हुआ था, दूसरे मार्बल से आपने मारा. मार्बल नहीं खेला तो अच्छे बच्चे हो तो कोई बात नहीं, पत्थर को पत्थर से मारो. जिस पत्थर को मारा गया वो तो आगे बढ़ गया और जिस पत्थर से मारा गया वो वहीं रह गया. तो जिसको हमने एनर्जी दी थी वो उसने दूसरे कोई भी पार्टिकल से टकरा के अपनी एनर्जी क्या करी? उसको ट्रांसफर कर दी. तो एनर्जी अगर ट्रांसफर होनी है तो क्या चाहिए? पार्टिकल टू पार्टिकल. कभी वेव टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी. आप पत्थर के सामने कितने भी जोर से जाके गाना गाओ, वो हिलने वाला नहीं है. आप 5000 वॉट के स्पीकर्स लगा लो, वो पत्थर हिलने वाला नहीं है. क्योंकि वेव से पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती. पार्टिकल से सिर्फ किस में एनर्जी ट्रांसफर होती है? पार्टिकल में. फोटोन अगर आ रहे हैं, मेटल पे पड़ रहे हैं, तो मेटल के पास कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल
है उनमें इलेक्ट्रॉन्स है, और फोटोन डालने से, फोटोन जिसमें क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो ये एनर्जी लेके किसके पास चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के पास चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही लाइट का सोर्स कट कर दो वैसे ही इस मेटल पे लाइट पड़नी बंद हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाएंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने बंद हो जाएंगे, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, अलार्म बजने लगेगा, जिसको अपन बोलते हैं बर्गलर अलार्म, जिसका कि प्रोजेक्ट बनाते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें सिर्फ किसके, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब आ कौन रहा है, फोटोन, और जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटोन देके इलेक्ट्रॉन निकालने वाला इफेक्ट। और फोटोन अगर पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होने चाहिए, पार्टिकल होने चाहिए, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल ही क्या ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी काम की बात है, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे तुम्हें, तो दूसरे पेज की मार्जिन के ऊपर लिख लेना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा मैं लेता हूं इंटरफेरेंस, क्या लेता हूं, इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इंटरफेरेंस जब हम बात करते हैं तो इंटरफेरेंस में हम बात करते हैं किसकी, वेव्स की, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बात करते हैं किसकी, पार्टिकल्स की। ठीक है, अब इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये जो हमारे पास वेव है, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, कभी कभी इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से भी बताते हैं, ये चार्ज नहीं है, सिर्फ क्या है, साइन है। ठीक है, और दूसरी एक वेव आ रही है जिसमें क्रेस्ट है और क्या है, ट्रफ है। इसी में दूसरा केस ऐसा होता है कि एक वेव तो ये आ रही है क्रेस्ट और ट्रफ, और दूसरी वेव जो आ रही है वो ये आ रही है जिसमें ट्रफ पहले है और क्रेस्ट बाद में। ठीक है, जब क्रेस्ट दोनों के ऊपर है और ट्रफ्स दोनों के नीचे हैं, अब जब ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी तो इनको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वेव्स एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकती है, पार्टिकल कभी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल है तो एक पार्टिकल कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा स्पेस में, दूसरा पार्टिकल भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा स्पेस में। ये दो पार्टिकल का कभी सेम स्पेस शेयरिंग नहीं हो सकती, दो पार्टिकल्स की कभी सेम स्पेस शेयरिंग नहीं हो सकती, लेकिन दो वेव्स की हो सकती है। जैसे क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जगह है, वॉइड्स है, तो वो ओवरलैप कर लेंगे। तो दो क्लाउड्स अगर मिल गए तो वो सेम स्पेस शेयर कर सकते हैं, लेकिन दो पार्टिकल कभी सेम स्पेस शेयर नहीं कर सकते। तो इंटरफेरेंस में हम कह रहे हैं कि दो कौन आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, तो दो वेव्स सेम स्पेस क्या कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। अब वो दो तरीके से शेयर कर सकती हैं, कैसे कि दोनों के क्रेस्ट और दोनों के ट्रेफ अगर सेम फेज में है तब क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसका क्रेस्ट प्लस इसका क्रेस्ट, तो क्रेस्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर आ गया तो इसका ट्रफ भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट का भी और ट्रफ का भी बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यह पॉजिटिव, अब ये वेव अगर इसके ऊपर आ जाए तो क्या ये इस तरीके से आएगी, तो ये प्लस के नीचे कौन आ जाएगा, माइनस। वापस आओ भैया, इतनी सुबह थोड़ी है, 6 थोड़ी बज रहा है, 8:30 बज रहा है। प्लस माइनस, और ये प्लस क्या इसके ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पे जो हम कहेंगे क्या कि वेव हो गई डैम्प,
वेव क्या हो गई? डैम्प हो गई। क्यों डैम्प हो गई? क्योंकि इसका प्लस ओवरलैप कर रहा है किसके? इसके माइनस से, और इसका माइनस ओवरलैप कर रहा है किससे? इसके प्लस से। तो वेव क्या हो गई? डैम्प। तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई। तो ऐसे केस को जिसमें ऑपोजिट फेज आएंगे, इन दोनों वेव्स को मैं कहूंगा आउट ऑफ फेज वेव्स। क्या कहूंगा? आउट ऑफ फेज। और अगर ये दोनों आएंगे तो प्लस के ऊपर प्लस, तो प्लस का एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, और माइनस के पास माइनस, तो माइनस का भी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इन दोनों वेव्स को मैं कहूंगा इन फेज, और इन दोनों फेज को मैं कहूंगा क्या? इन दोनों वेव्स को मैं क्या कहूंगा? आउट ऑफ फेज। तो इंटरफेरेंस हमेशा क्या होगा? दो तरीके का। कैसा? जिसमें एनर्जी बढ़ जाएगी वेव की, तो वो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वेव की एनर्जी अगर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इसका हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस हमेशा किस तरीके का होगा? दो तरीके का, जिसमें एनर्जी बढ़े या जिसमें एनर्जी कम हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सब बातें जो हैं ये किसकी है? फिजिक्स की। तुम्हें समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो और भी अच्छा। ये काम मेरा नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें इतनी कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पहली बात हम यही कह रहे हैं कि ऑर्बिटल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या मान रहे हैं? वेव्स मान रहे हैं। इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि वेव्स का बिहेवियर क्या है, ठीक है। लेकिन अगर यह बात समझ में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, वो जरा देख लो, ठीक है। जैसे मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, किसका? H2 मॉलिक्यूल का। अब मैं वैलेंस बॉन्ड डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब मैं लुईस डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन रख रख के जो बॉन्डिंग करते थे ना, वो नहीं करेंगे। अब अपन क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, ठीक। अब H2 का बनाना है तो मैंने 2H ले लिए, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन ये 1s1, इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन ये 1s1। ऑर्बिटल्स को हम क्या मान रहे हैं? वेव्स। तो जब ये ऑर्बिटल्स पास आएंगे तो ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप दो तरीके से कर सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं। क्या? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से मतलब नहीं है, हमें अब इस बात से मतलब है कि या तो एनर्जी बढ़ेगी या तो एनर्जी कम होगी। तब ये हमारे पास जो है ये कौन कहलाते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये 1s1 कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये 1s1 भी कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास में आएंगे तो वो बनाएंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो बॉक्सेस बनाए मैंने, ये क्या बनाए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मैं यहां पे साइड में नीचे से ऊपर लिख दूं कि एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो तो सेम एनर्जी के हैं। अब ये जब पास में आएंगे तो या तो इनकी एनर्जी कम हो सकती है क्योंकि ये वेव है, या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या तो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो या तो एनर्जी कम होगी या तो एनर्जी बढ़ेगी। अफबाउ रूल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसको दो जिसकी एनर्जी क्या हो? कम हो। इन दोनों में किसकी एनर्जी कम है? नीचे वाले की एनर्जी कम है। नीचे वाले की एनर्जी कम है और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? दोनों के दोनों इसको दे दिए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, क्या ऊपर वाले ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन आया? नहीं आया। एस का शेप एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है? स्फेरिकल। दूसरा भी 1s1 ही है, उसका भी शेप क्या होता है? स्फेरिकल ही होता है। तो ये कभी साइड वाइज ओवरलैपिंग तो करेंगे नहीं, हमेशा कैसी करेंगे? एक्चुअल ओवरलैपिंग। और एक्चुअल ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। इसलिए ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसका नाम हम क्या रखेंगे? सिग्मा। और ये किससे बना है? 1s और 1s से मिलकर बना है, तो इसका नाम भी क्या रख दिया हमने? 1s। और इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा? सिग्मा 1s2। इसमें भी हम अगर आते इलेक्ट्रॉन तो इसका नाम क्या रखते? सिग्मा 1s। लेकिन ये क्या है? ज्यादा एनर्जी वाला है। इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा कहां जाते हैं?
कम एनर्जी में, तो हमेशा फेवरेबल कंडीशन क्या रहती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले में जाए। तो ये जो ऑर्बिटल है जो नीचे होता है वो बॉन्डिंग को फेवर करता है। क्या करता है, बॉन्डिंग को फेवर, क्योंकि उससे उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या पाना चाहता है, कम एनर्जी चाहता है ना, ताकि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसमें ये जो ऊपर एनर्जी वाला ऑर्बिटल बना है, ये ऑर्बिटल क्यों बनेगा, क्योंकि जब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। अब एनर्जी अगर बढ़ रही है तो वो बॉन्डिंग को फेवर नहीं कर रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले इस एनर्जी पे, तो वो एनर्जी कम करना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है, कम हो गई तो ये बॉन्डिंग को फेवर करने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और अगर ज्यादा हो रही है तो वो बॉन्डिंग को फेवर करने वाला ऑर्बिटल नहीं है। तो ऊपर वाले को हम हमेशा कहते हैं क्या, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नीचे वाले को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि वो बॉन्डिंग में क्या करता है, फेवर करता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीएमओ। तो जब भी दो ऑर्बिटल आएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनाएंगे, दो। चार आएंगे तो कितने बनाएंगे, चार। छह एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, छह। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें से अगर दो बन रहे हैं तो एक क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कम रहेगी, और एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा कहां जाएगा, लोअर एनर्जी वाले में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और बचेगा तो कहां जाएगा, हायर में, क्योंकि अफबाउ रूल भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहां दो, लोअर एनर्जी वाले को, और फिर कहां दो, हायर एनर्जी वाले को। बात आई समझ में। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, सिग्मा 1s2। सिग्मा क्यों लिखा, क्योंकि एस हमेशा ही क्या बनाता है, सिग्मा। और यहां एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो जीरो है, इसलिए मैं लिखूंगा ही नहीं। और यहां पे क्या है, सिग्मा है, यहां पे भी सिग्मा है, तो मैं ये कैसे बताऊंगा कि ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, तो मैं इसके ऊपर एक क्या लगा दूंगा, स्टार लगा दूंगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टेरिस्क। तो मैं भी आगे से क्या बोलूंगा, एस्टेरिस्क। तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा एस्टेरिस्क 1s0। तो अगर कोई बोले कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। अगर कोई बोले कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्टेरिस्क 1s0। और अगर 1s0 नहीं भी लिखना है तो चलेगा, तो सिंपली क्या होगा, सिग्मा 1s2। ठीक है, अभी बनाओ मत, मैं दूसरा बनाता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा, फिर अपन दोनों बनाएंगे। या पहले ये बना लो, फिर अपन दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। ये तो मतलब अभी तुम्हारे को इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होगे तुम, लेकिन ये बनाना सीख लोगे तो कम से कम शुरू करें अपन कहीं से। और इंटरफेरेंस नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं है, मुझे बस तुमसे दो ही बातें याद रखवानी है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनते हैं, दो। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही बनेंगे। ठीक है, तो ये 1s1 ये 1s1, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने H है, दो, तो 1H इधर 1H इधर। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसका बॉक्स बना लिया 1s1 का, इसका बॉक्स बना लिया 1s1 का। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। ये जब ओवरलैप करने आएंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक कौन सा, लोअर एनर्जी वाला, एक कौन सा, हायर एनर्जी वाला। लोअर एनर्जी वाले को हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ, और हायर एनर्जी वाले को क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या शॉर्ट में एबीएमओ। इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बॉन्डिंग में फेवर करेगा, इलेक्ट्रॉन को पास आने में फेवर करेगा, पेयर अप करने में फेवर करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, किन से, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स से। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाएगी, तभी तो वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ये स्टेबिलिटी कम करता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतनी चीज तुम याद रखो, पीछे का इंटरफेरेंस तुम्हें याद नहीं रखना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे तुमसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन कराने, इंटरफेरेंस के क्वेश्चन नहीं कराने। लेकिन क्योंकि अपन क्या मान रहे हैं, वेव्स मान रहे हैं, किनको, ऑर्बिटल्स को, इसलिए अपने को वेव मालूम होना चाहिए कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल दो वेव है, दो वेव है तो उसमें दो तरीके का इंटरफेरेंस हो सकता है, जिसमें एनर्जी बढ़ भी सकती है और एनर्जी कम भी हो सकती है। तो कम वाला जो बना, स्पेस बना, उसको हमने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ज्यादा एनर्जी वाला जो स्पेस बना, उसको हमने कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और सिग्मा 1s2 उसका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और इस बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक क्वेश्चन आया है आईआईटी में, अब भी। कौन सी तारीख को थी, 12 अप्रैल, हाँ 11, संडे 11 को था, ठीक है 11 अप्रैल। क्या क्वेश्चन आया था वो भी करेंगे अपन, अभी तो ये देख लो। क्या दोबारा बनाऊं कि समझ गए, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहते हैं, किस मॉलिक्यूल का, He2, हीलियम का, ठीक है। He का एटॉमिक नंबर कितना, 2। दूसरे He का भी एटॉमिक नंबर कितना, 2। दो He2 मॉलिक्यूल है तो 2 He लेने पड़ेंगे। कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो साइड में एक एरो बना के लिख देंगे कि नीचे से ऊपर क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, 1s2, ठीक है। इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, और इसका भी बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2। क्या ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 2, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नाम क्या दूंगा मैं, सिग्मा 1s, और इसको नाम क्या दूंगा, सिग्मा एस्टेरिस्क 1s, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने, 1 2 3 4। नीचे वाले की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है तो 2 इसको दे दिए। बचे हुए कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। लोअर एनर्जी लेवल के बाद क्या बढ़ता है, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये एनर्जी थी इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो उनकी एनर्जी इतनी कम हो गई। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो इनकी एनर्जी बढ़ गई। टोटल एनर्जी में ओवरऑल कितना डिफरेंस आया, कोई डिफरेंस आया नहीं आया। कितना एनर्जी का डिफरेंस रहा, 0 रहा अगर एनर्जी का डिफरेंस, तो क्या ऑर्बिटल को पास आने में कोई फायदा है, क्या इलेक्ट्रॉन्स को पास आने में कोई फायदा है, इसमें था कि नहीं था। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा थी, बाद में क्या हो गई, तो ये क्या हो गए, स्टेबल, पेयर अप हुए और क्या हो गए, स्टेबल। अब ये तो पहले से ही पेयर्ड थे ना, ये तो पहले से ही क्या थे, पेयर्ड थे। और जब ये पास आ रहे हैं तो जितने 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है, तो ओवरऑल एनर्जी में क्या चेंज है, 0। तो क्या अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो, कम नहीं हो रही हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए एक बात जरा ध्यान दो, He को हमने कौन से ग्रुप में रखा है, 8th A ग्रुप में, जिसमें सारी क्या रहती हैं, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि नोबल गैसेस कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहती। कभी हमने देखा Ar2, नहीं देखा। कभी हमने देखा Kr2, नहीं देखा। कभी हमने देखा Ne2, नहीं देखा। तो कभी हम क्या देखना क्या हम कभी देख पाएंगे He2, नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, नोबल गैसेज है। मतलब He2 एग्जिस्ट
नहीं करता। प्रूव कर रहा है कौन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। वही सिस्टम हमेशा होंगे जिनमें ओवरऑल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही हो? कम हो रही हो। जीरो एनर्जी अगर शो कर रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, तो ऐसे मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पास आने से कोई फायदा नहीं है, उनको ओवरलैप करने से कोई फायदा नहीं है, इतनी मजदूरी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तुमने पुरानी कहानी सुनी होगी कि एक आदमी आराम से लेटा हुआ था, है ना? सुनी है नहीं सुनी? नदी के किनारे। तो एक अंग्रेज आया, बोले तुम जवान हो, दिन में सो रहे हो, क्या है, काम करो। तो बोला उससे क्या होगा? बोले उससे पैसे आएंगे। फिर क्या होगा? बोले अच्छी गाड़ी खरीदोगे। बोले फिर क्या होगा? बोले अच्छा घर खरीदोगे। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले आराम करोगे। तो बोले मैं अभी भी वही कर रहा हूं, इतनी मजदूरी करके भी आराम ही करना है, तो मैं तो अभी आराम ही कर रहा हूं ना। ये एनर्जी कम हो रही है, ये एनर्जी बढ़ रही है, ओवरऑल एनर्जी का चेंज। तो इतनी कलाकारी करके, इंटरफेरेंस करके, दुनिया भर की हम्माली करके भी एनर्जी में चेंज क्या है? जीरो। कोई एनर्जी में चेंज आया ही नहीं। तो ये पहले ही खुश थे ना। ये 1:2 पहले ही क्या था? पेयर्ड था। ये 1:2 पहले ही क्या था? पेयर्ड था। तो इसलिए He2 मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या लिखो क्वेश्चन? कि वाई He2 molecule does not exist. Why He2 molecule does not exist? अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछते तो हम बोलते क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि वो नोबल गैस है। हम बस इतना बोलते, क्योंकि वो क्या है? नोबल गैस है, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्योंकि एक शेल होती है तो सिर्फ क्या चाहिए होता है? ड्यूप्लेट। जैसे हाइड्रोजन में हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, के शेल, और के शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसलिए हाइड्रोजन के पास 1 रहता है, और वो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? 1 और लेना चाहता है। तो 1 है और 1 शेयर किया, तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो एक शेल वाले हमेशा क्या कंप्लीट करते हैं? ड्यूप्लेट। तो He में पहले से ही क्या है? एक ही शेल है, और एक शेल की कैपेसिटी 2 है, तो उसका ड्यूप्लेट पहले से कंप्लीट है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पूछे कि He2 क्यों नहीं बनता, तो हम बोलेंगे उसका ड्यूप्लेट पहले से कंप्लीट है, नोबल गैस है, इसलिए वो He2 नहीं बनाता। लेकिन अगर हमसे किस थ्योरी में पूछे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो अपन पहले क्या बनाएंगे? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो पहले मैं जो लिखवा देता हूं वो लिख लो, और फिर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उसके साथ बनवा लेना। क्या? कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ He2, आंसर क्या लिखना है? क्वेश्चन क्या है? व्हाई He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं बनता? तो अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे प्रूव कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ He2 देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, देयर इज no change in energy observed in the overlapping only those systems show stability, only those systems show stability which show decrease in energy, which show decrease in energy, as the overall change in energy, as the overall change in energy in He2 molecule, as overall change in energy in He2 molecule, as overall change in energy in He2 molecule is 0. So there is no stability. So there is no stability gained in the system. So there is no stability gained in the
system, hence He2 molecule does not exist. Hence He2 molecule does not exist. और हम इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे जिसमें हम कहेंगे कि जितनी एनर्जी कम हुई उतनी ही एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई तो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी क्या है, 0, इसलिए He2 मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो H2 मॉलिक्यूल का अपन ने बना लिया और He2 मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर अपन ने बना लिया, या डायग्राम, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये प्रूव करता है He2 का कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ओवरऑल चेंज इन एनर्जी क्या है, 0, वही सिस्टम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया सिग्मा 1s2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, इसमें भी 2 आ गए, तो इसका नाम हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या बोलेंगे, सिग्मा एस्टेरिस्क 1s2, सिग्मा एस्टेरिस्क 1s2। ठीक है, क्या हम इसमें ऑफबाउज रूल फॉलो कर रहे हैं, पहले कम एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और फिर ज्यादा एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन, बचे तो नहीं, बचे तो नहीं देंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखें जो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें अपन देख पाएंगे एक्चुअल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। और इसमें सबसे पहले तो लिखना कि H2 से N2 तक या N2 में अपन फॉलो करते हैं 2-1-2-1 और O2 F2 Ne2, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अपन फॉलो करते हैं 2 में अपन फॉलो करते हैं 2-1-2-1 और उससे आगे के जो मॉलिक्यूल्स हैं O2 F2 Ne2 इनमें फॉलो करते हैं अपन 1-2-2-1, N2 में फॉलो करते हैं 2-1-2-1 और O2 F2 Ne2 में फॉलो करते हैं 1-2-2-1। अब मुझे सपोज किस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, N2 का। ठीक है, यहां पे मैंने लिया एक N, दूसरा N, इस N का एटॉमिक नंबर कितना 7, इस N का एटॉमिक नंबर भी कितना 7, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना 2-5, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2-5, इसका SPDF कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p3, इसका SPDF कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p3। अब एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल लें, सबसे पहले कौन सा ले लें 1s, तो 1s क्या है 2 और इधर से भी हमारे पास क्या आया 1s2। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। अरे यार, एक ये, इसको नाम क्या दूंगा सिग्मा 1s, इसको नाम क्या दूंगा सिग्मा एस्टेरिस्क 1s। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास 4, जिसमें से 2 कहां गए नीचे, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सिग्मा 1s2 और इसमें बाकी बचे हुए आए 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया सिग्मा एस्टेरिस्क 1s2। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिया 2s2 और इधर भी दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या 2s2, ये भी कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है 2, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे 2, तो यहां पे 2 दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ये भी s और s वाले, s और s वाले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो सिग्मा क्या लिखूंगा 2s से मिलके बन रहा है, तो इसका नाम में सिर्फ सिग्मा लगाया और कुछ नहीं किया, सिग्मा 2s। और इसको क्या बोलेंगे सिग्मा एस्टेरिस्क 2s। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, पहले किसको देंगे कम एनर्जी वाले को, तो क्या हो गया ये सिग्मा 2s2, फिर किसको देंगे ज्यादा एनर्जी वाले को, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सिग्मा एस्टेरिस्क 2s2। अब हमारे पास काम की बात कौन आया 2p3 और इधर से भी कौन आया
2p3, इसके पास भी अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, और इसके पास भी अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। ये टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? 3 इधर, 3 इधर, टोटल कितने? 6। तो बनेंगे भी कितने? 6 बनेंगे। ठीक है, अब देखो N2 में हमें फॉलो क्या करना है? 2 1 2 1। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं बनाऊंगा 2, फिर मैं बनाऊंगा क्या? 1, उसके बाद फिर मैं क्या बनाऊंगा? 2, और फिर मैं बनाऊंगा क्या? 1। तो 2 1 2 1, टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए? 6 हो गए। ठीक है, अब जरा देखना, टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। ये दोनों सेम एनर्जी पे हैं, तो 1 2, फिर इनकी पेयरिंग होगी 3 4, और नीचे के एनर्जी लेवल के सब बढ़ गए तो अब किस पे आएंगे? ऊपर के एनर्जी लेवल पे। और इसकी कैपेसिटी भी कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, और मैंने अभी भर कितने दिए? 1 2, सेम एनर्जी लेवल पे। जब तक सब में एक एक नहीं आ जाता तब तक पेयर अप नहीं करते। अपन ने नॉर्मली भी देखा कि अगर अपने पास क्या कॉन्फ़िगरेशन हो 2p4, तो अपन ऐसे नहीं भरते 1 2 3 4। अपन कैसे भरते हैं? 1 2 3 4। तो सेम एनर्जी वालों को पहले एक एक देते हैं, बचते हैं तो क्या करते हैं? पेयर अप करते हैं। वैसे ही इसमें कर रहे हैं, सेम एनर्जी पे है ये दोनों, तो 1 2, फिर क्या 3 4, फिर क्या 5 6। ऊपर वालों के लिए कुछ बचे? नहीं बचे। अब ये टोटल कितने थे? 6, जिसमें से 3 क्या कहलाएंगे? बॉन्डिंग, और बाकी ऊपर वाले 3 क्या कहलाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें से ये कौन कहलाएगा? बॉन्डिंग। ये कौन कहलाएगा? एंटी बॉन्डिंग। इसमें से ये कौन कहलाएगा? बॉन्डिंग। ये कौन कहलाएगा? तो हर लेवल पे एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। 6 में से 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसका नाम मैंने रख लिया सिग्मा 1s2, इसका नाम मैंने रख लिया सिग्मा एस्टेरिस्क 1s2। इसका नाम क्या रखा? सिग्मा 2s2। इसका नाम क्या हो गया? सिग्मा एस्टेरिस्क 2s2। यहां लिख देता हूं, सिग्मा एस्टेरिस्क 2s2। ठीक है, अब मुझे इनके नाम रखने। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं है, अब ये कौन है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से 3 कौन से हैं? बॉन्डिंग के, और ये 3 कौन से? एंटी बॉन्डिंग के। ठीक है, अब इसमें p वाले हैं तो नाम तो मैं इनका p से ही रखूंगा, लेकिन याद क्या रखना है कि जो 2 साथ में है वो हमेशा रहेंगे px और py, और जो अकेला है वो हमेशा रहेगा pz। जो अकेला है वो हमेशा क्या रहेगा? pz। ये किसके हैं? 2 के है ना, तो 2px 2py 2pz। ठीक, अब एक चीज याद रखें कि pz जो ऑर्बिटल है वो ही हमेशा क्या कहलाता है? एक्सियल। ये बात अपन ने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ी थी, किसके? C2H4 के और C2H2 के। नहीं याद हो तो एक बार फिर से देख लो कि px py और pz। ठीक है, px py pz। ये px py pz। जब 2 ऑर्बिटल, 2 कार्बन है सपोज, ये भी अपना p ला रहा है, ये भी अपना p ला रहा है, तो सबसे पहले टकराएगा कौन? pz। इसलिए ये जो है ये ओवरलैपिंग कैसी होगी? एक्चुअल। कैसी ओवरलैपिंग होगी? एक्चुअल। अपन ने पढ़ा था सिग्मा और पाई बॉन्ड में, जो एक्चुअली टकराते हैं ऑर्बिटल वो क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। और ये ऑर्बिटल तो दूर से ही अट्रैक्ट करेगा। ये और ये ऑर्बिटल क्या करेगा? दूर से ही अट्रैक्ट करेगा। तो दूर से अट्रैक्ट करने वाले हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग है। साइड वाइज ओवरलैपिंग में हमेशा क्या बनता है? पाई बॉन्ड। और जो आके सबसे पहले टकराने वाला है वो कौन है? pz, क्योंकि वही एक्सिस पे है। एक्सिस पे आने वाला हमेशा पहले टकराएगा, और एक्सिस पे आने वाला एक्चुअली टकराएगा, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। और जो साइड में है वो क्या बनाएंगे? पाई। इसलिए pz के आगे मैं हमेशा क्या लिखूंगा? सिग्मा। मूर्खों, pz एक्सिस पे जो आके एक्चुअली टकरा रहा है वो कैसा बॉन्ड बनाएगा?
सिग्मा, तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा। और px और py वो दूर से ही अट्रैक्शन शो करते हैं, इसलिए इनके आगे क्या लिखूंगा, पाई। तो अभी तक मेरे नाम क्या हुए इसके, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। और इसमें एंटी बॉन्डिंग में तो कोई गया ही नहीं, तो उसके नाम रखने की अभी जरूरत नहीं है। जैन साहब सामने देखो, उंगली में कराकारी, ऐसे ही पेन चलाने से क्या होगा, कॉपी में पेन चलाओ। अब अगर ये होते तो भी दो साथ वालों का नाम क्या रखना है, px और py, और जो अलग है उसका नाम क्या रखना है, pz। तो हम रख सकते हैं कभी भी। तो इन दोनों का नाम क्या हो गया, पाई 2px और पाई 2py, और इसका नाम क्या हो गया, सिग्मा 2pz। ठीक है। और इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखना, ये तो हुआ इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अगर कोई बोले कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या लिखो, कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे लोअर